ओके यार नहीं वैसे मजाक में कहता हूँ, मैं तो सही आ ही जाता हूँ, मुझे पता है मेरी मीनी क्लास है बेटा, तुम सबसे खूबसूरत हो। सारी मियां बोलती इसीलिए तो कहता मेरी मीनी क्लास। ओके जी, तो बेटा हम लोगों ने कल 3 पॉइंट्स पढ़े थे सैलरी की डेफिनेशन के। तीसरा पॉइंट थोड़ा सा ज़रा आपको पता है कि इम्पोर्टेंट भी है, कंफ्यूजिंग भी है, तो मैं दोबारा फिर इसको रिपीट कर देता हूँ, उसके बाद फिर चला आगे चलते हैं। तो सैलरी के बारे में कहता है जी, आपको आपका एम्प्लॉयर अगर किसी भी किस्म का अलाउंस देता है, बेशक वो कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस है, रेंट है, यूटिलिटी है, ट्रैवलिंग है, किसी भी किस्म का अलाउंस है, इसको हम लोग नाम देते हैं स्पेशल अलाउंस का। ठीक है, स्पेशल प्रोटोकॉल किसी एम्प्लॉय को मिल रहा है। स्पेसिफिकली अगर सिर्फ आपको अलाउंस मिल रहा है तो वो आपके लिए क्या होगा, इनकम फ्रॉम सैलरी का हिस्सा बन जाएगा। लेकिन अगर वो स्पेशल अलाउंस आपको मिल रहा है आपकी ऑफिशियल ड्यूटीज को परफॉर्म करने के लिए, तो वो स्पेशल अलाउंस आपकी सैलरी का हिस्सा नहीं बनेगा। ठीक है, लेकिन कुछ अलाउंसेस ऐसे हैं जो कि आपको ऑफिशियल ड्यूटीज परफॉर्म करने के लिए ही मिलते हैं, लेकिन फिर भी वो सैलरी का हिस्सा बनते हैं। वो कौन से होते हैं? वो तमाम अलाउंसेस जो कि आपको मंथली फिक्स बेस पे आपको मिल रहे हैं, या आपकी सैलरी का कोई परसेंटेज आपको मिल रहा हो। ठीक है, या फिर वो अलाउंस जो कि सारा का सारा फुल्ली यूटिलाइज नहीं हुआ आपकी ऑफिशियल ड्यूटीज परफॉर्म करने के लिए। ओके, वो तमाम के तमाम पैसे आपके लिए क्या होंगे, सैलरी का हिस्सा होंगे। ये 2 पॉइंट्स हमने यहाँ पे डिस्कस किए। ओके, तो अब चौथा पॉइंट हमारे पास है जनाब कि अब अगर एम्प्लॉयर कोई खर्चा रीइंबर्स कर देता है। रीइंबर्स का मतलब क्या होता है? देखिए बेटा, एक चीज़ है अलाउंस, काम करने से पहले आपको पैसे दे दिए, काम होता नहीं होता वो मैटर नहीं करता, पैसे आपको मिल गए, दैट इज अलाउंस। एक होता है रीइंबर्समेंट कि आपने जनाब क्या किया जी, आपने कोई मेडिकल फैसिलिटी आपको दी थी, तो कंपनी ने कहा जी ऐसा करो कि आप इलाज करवाओ, इलाज करवाने के बाद जितने पैसे बने उसकी एक रिसीट बनवा लेना, रिसीट बनवा के उसको अकाउंटेंट को देना, अकाउंटेंट आपको पैसे देगा। अब वो जो रिसीट बना के अकाउंटेंट आपको पैसा देगा, दैट इज कॉल्ड रीइंबर्समेंट। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, रीइंबर्समेंट। कहते हैं अगर एम्प्लॉयर की तरफ से एम्प्लॉय को कोई खर्चा रीइंबर्स हो जाता है तो वो भी उसके लिए क्या होगा, इनकम फ्रॉम सैलरी। ठीक है, एनी एक्सपेंडिचर रीइंबर्स्ड बाय एम्प्लॉयर अदर देन एक्सपेंडिचर इनकर्ड सॉलिडली इन द परफॉर्मेंस ऑफ ऑफिशियल ड्यूटीज। यानी कि यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, अगर ऑफिशियल ड्यूटीज परफॉर्म करने के लिए रीइंबर्समेंट है या अलाउंस है तो वो हमें पहले पता है वो सैलरी का हिस्सा नहीं होता। गॉट इट? अच्छा, इसके बाद जनाब हमारे पास फिफ्थ पॉइंट में कहता है जी, सैलरी तो आपको मिल रही है, वो आपको पता है कि सैलरी जो होती है वो मंथली बेस पे होती है, लेकिन इसके अलावा आपके परचेज मिला करते हैं, वो भी मंथली बेस पर नॉर्मली मिला करते हैं, ईयरली बेस पे मिला करते हैं। लेकिन कुछ ऐसी अमाउंट्स होती हैं जो आपको सैलरी के साथ जिंदगी में पूरे टेन्योर के अंदर, एम्प्लॉयमेंट के टेन्योर के अंदर एक दफा मिलती है। उसको हम कहते हैं जनाब प्रॉफिट्स इन ल्यू ऑफ और इन एडिशन टू सैलरी। प्रॉफिट इन ल्यू का मतलब होता है कि सैलरी की जगह पे सैलरी के जैसे ही आपको कोई प्रॉफिट, कोई गेन आपको मिल रहा है। ठीक है, मिसाल के तौर पर मैंने जैसे आपको एक छोटा सा थीम इसका बता दिया कि ये सैलरी आपको मिलती है एनुअली, ईयरली, मंथली। ठीक है, परचेज भी आपको मंथली, ईयरली मिला करते हैं, लेकिन ये पूरे एम्प्लॉयमेंट के टेन्योर में सिर्फ एक बार मिलते हैं। ठीक है, कहते हैं जी ये भी आपके पास सैलरी का हिस्सा होंगे। कैसे ना, देखिए बेटा, मैं जब था ना लाहौर में, जब मैं पढ़ाता था तो मैं वहाँ से एक सैलरी अर्न कर रहा था। लेट सपोज एज्यूम कर लेते हैं मैं वहाँ से तकरीबन कोई 2 लाख रुपए रिसीव कर रहा था। मुझे यहाँ से एक ऑफर आई, इस्लामाबाद से किसी इंस्टीट्यूट से मुझे ऑफर आई कि सर आप हमारे पास आ जाएं तो हम आपको जो है सैलरी से ज़्यादा देंगे। मैंने कहा जी कितनी सैलरी दोगे? उसने कहा सर हम आपको 5 लाख रुपए पर मंथ दिया करेंगे। ओके, मैंने कहा लेकिन थोड़े से पैसों के लिए मैं तो ऐसा नहीं है यार कि मैं लाहौर छोड़ के अपना घर छोड़ के आ, मुझे मैं यहाँ पे आने के बाद मुझे अल्टीमेटली बचेंगे शायद इससे भी कम मुझे बचे, क्योंकि मुझे अपनी आदत का पता है कि मैं मतलब खर्च, फजूल खर्च ना करूँ। अब मुझे यहाँ पे कहते हैं कि जनाब ठीक है, ये हम आपको मंथली सैलरी दे रहे हैं, इसके अलावा अगर आप हमारे साथ एग्रीमेंट कर लेते हैं, आप हमारे पास आ जाते हैं तो हमारे पास एक और ऑफर है। मैंने कहा अच्छा, कहता सर सिर्फ आपने एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट के ऊपर साइन कर रहे हैं तो हम आपको 10 लाख रुपए दे देंगे कि आपने सिर्फ ये डिक्लेयर करना है कि नाउ यू आर आवर एम्प्लॉय। ओके, मैं आगे जनाब मैंने आगे सैंक्शन कर दी।
फिर मुझे कहते हैं कि सर एक कॉन्ट्रैक्ट में एक चीज़ लिखी हुई थी, उन्होंने कहा था कि जी आप जो है वो बिल्कुल भी किसी और इंस्टीट्यूट में नहीं पढ़ाएंगे। अब लाहौर में मैं 2 इंस्टीट्यूट में पढ़ाता था, एक इंस्टीट्यूट से अपने पैसे मिलते थे, दूसरे दिन और पैसे मिलते थे। मेरे भी माइंड में ये था कि चलो मैं एक इंस्टीट्यूट में मतलब इतना मुझे अगर मंथली सैलरी मिल रही है तो इस्लामाबाद में किसी दूसरे इंस्टीट्यूट में भी पढ़ा लूँगा मैं। मुझे उन्होंने कहा कि सर आप किसी और इंस्टीट्यूट में नहीं पढ़ाएंगे, उन्होंने कंडीशन लगा ली। मैंने कहा सर ये वाला मजाक नहीं होगा, मैं मतलब आप मुझे लेक्चर बताएं कितना लेक्चर आप मुझे देंगे। आपने मेरे साथ कहा था कि हम आपको 2 से 3 लेक्चर, आप 3 एक लेक्चर हम आपको देंगे, तो बाकी 3 घंटे के बाद मैं फ्री हूँ। तो फ्री होने का मतलब ये कि मैं कहीं भी जाऊँ। तो उन्होंने कहा सर ये हमारी कंडीशन है कि जो हमारे इंस्टीट्यूट में टीचर पढ़ा रहा है वो किसी और इंस्टीट्यूट में नहीं पढ़ा सकता। मैंने कहा मैं कंडीशन नहीं मानता। कहते सर सुने, मैंने कहीं बोले सर इस कंडीशन को मानने के लिए हम आपको एक्स्ट्रा 5 लाख रुपये देने को तैयार हैं। कंडीशन को मानने के लिए मैंने सोचा, मैंने कहा यार पता नहीं इस्लामाबाद में कोई दूसरा इंस्टीट्यूट अवेलेबल भी होता है कि नहीं होता, कहीं उसकी भी ये तो नहीं है कि जी आप उसको छोड़ के हमारे पास आएँ। मैंने कहा चलो ठीक है, ओके फाइन, मैं तुम्हारी कंडीशन को मान लेता हूँ, उसके लिए मुझे 5 लाख एक्स्ट्रा मिल गए। ये पर मंथ है, ये पूरे टेन्योर में एक दफ़ा है एग्रीमेंट साइन करने के लिए, ये भी पूरे टेन्योर में एक दफ़ा है इसी कंडीशन को मानने के लिए। मैंने वहाँ पर पढ़ाना शुरू किया, पढ़ाता गया। उनको लगा कि यार नहीं सर जो है वो बहुत ज़्यादा हमारे से चार्ज कर रहे हैं, हमें कुछ नया रिसोर्स जो है वो हमें ढूंढना चाहिए, कुछ सस्ता रिसोर्स हमें ढूंढना चाहिए। तो सस्ता रिसोर्स जब उनको मिला उन्होंने कहा कि सर ऐसा है कि हमारा तो एग्रीमेंट हुआ था 5 साल का, तो ऐसा करते हैं अभी आपको 2 साल हुए या 1 साल अभी आपको हुआ आए हुए, तो ऐसा करते हैं इस एग्रीमेंट को ख़त्म करते हैं। जी नहीं, मैं पढ़ाना चाहता हूँ, 5 साल का एग्रीमेंट आप लोगों ने किया, मैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं सोचता। कहता नहीं सर लेकिन हम लोग सोचते हैं। मैंने कहा नहीं आप ऐसे कर नहीं सकते, एग्रीमेंट है। कहता सर एक हमारे पास ऑफर है। मैंने कहा बताइए। कहता सर अगर आप हमारे इस एग्रीमेंट को ख़त्म करते हैं, आप जॉब छोड़ के जाते हैं, आप खुद से रिजाइन कर देते हैं, हम आपको घर निकाल देते हैं, टर्मिनेट कर देते हैं, तो उसके लिए हम आपको फर्दर 10 लाख रुपए देने को तैयार हैं। मैंने कहा यार अगर ये मुझे जॉब से निकाल के दे तो मैं क्या करूँगा, पाकिस्तान ना क्या कर सकता हूँ। तो बेहतर है कि अगर मुझे ये 10 लाख रुपए दे रहे हैं जॉब खत्म करने के लिए, तो इनसे 10 लाख रुपए ले लो। मैंने कहा ठीक है, 10 लाख रुपए ले लिए, घर चला। दिस इज मंथली सैलरी, दिस इज साइनिंग एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट, दिस इज acceptance of condition of agreement and this is termination benefit, जॉब खत्म कर रहेगा मैंने। अब जरा इस तरफ आते हैं। कहता जी आपके सैलरी में क्या कुछ शामिल होगा सैलरी पर मंथ के अलावा। कहता जी कंसिडरेशन रिसीव फॉर एंटरिंग इनटू एन एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट और फॉर एग्रीमेंट टू एनी कंडीशन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट और चेंजेस टू द एम्प्लॉयमेंट कंडीशन और टू आर रिस्ट्रिक्टिव कॉवेनेंट टू एनी पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट। कि सर आप किसी पास प्रेजेंट फ्यूचर के साथ आप मतलब नहीं मिलेंगे, फलां वाले के पास मिलेंगे, फलां वाले के पास मिलेंगे, वो कंडीशन में आ जाता है सारा कुछ। अमाउंट रिसीव्ड ऑन टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंक्लूडिंग गोल्डन हैंडशेक एंड अमाउंट फ्रॉम प्रोविडेंट फंड एक्सेप्ट फॉर अ कंट्रीब्यूशन मेड बाय द, अभी इसके बारे में प्रोविडेंट फंड के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं। तो बेटा ए और बी पॉइंट क्लियर हुए इस एग्जांपल के साथ? ओके अच्छा, व्हाट डू यू मीन द प्रोविडेंट फंड? बेटा देखिए जो अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस होती है ना, ये आपके सैलरी पर मंथ सैलरी में से कुछ पैसे काट लेती हैं और 2.5% तक नॉर्मली होता है, 2.5% 5%। तो कुछ पैसे जो है वो आपकी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन आपकी सैलरी में से काट लेती हैं। फॉर एग्जांपल अगर किसी बंदे की सैलरी 1 लाख रुपए है तो उसको 1 लाख में मिला करता, लेट्स सपोज उसको मिलता है तकरीबन कोई 95,000 और ये 5,000 जो है ये एक अकाउंट में डिपॉजिट करवा दें। यानी कि आपकी सैलरी आप कितने लिखोगे 1 लाख, लेकिन हकीकत में आपको मिलेंगे कितने 95,000। ये 5,000 एक अकाउंट में जाके डिपॉजिट हो जाएगा। जितना आप डिपॉजिट करवा रहे हैं एम्प्लॉय की सैलरी में से इतना ही डिपॉजिट करवाएगा एम्प्लॉयर। और ये इसके ऊपर ये अकाउंट जो होता है ये अकाउंट सिंपल नहीं है, इसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज होता है। मतलब आपके अकाउंट में हर महीने 5,000 आपकी सैलरी में से 5,000 एम्प्लॉयर की तरफ से, यानी कि आपके अकाउंट में 10,000 रुपए हर महीने एक अलग से अकाउंट बनाया होगा, ठीक है, जिसको प्रोविडेंट फंड अकाउंट कहते हैं या प्रोविडेंट फंड जिसको कहते हैं। वहां पे ये पैसे डिपॉजिट होते होंगे और उस अकाउंट के ऊपर इंटरेस्ट लगता होगा। और ये पैसे आपको कब मिलते हैं?
जब आप ये पैसे जब रिटायर्ड होते हैं, जब आप जॉब छोड़ के जाते हैं, तो ये सारे के सारे पैसे एक्यूमुलेटेड अमाउंट आपको मिल जाएगा। दैट इज कॉल्ड प्रोविडेंट फंड अमाउंट। दैट इज कॉल्ड प्रोविडेंट फंड अमाउंट। अब यहां पे जनाब आपको ये कह रहा है कि अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम प्रोविडेंट फंड, जो आपको पैसे मिले कहां से, प्रोविडेंट फंड से, वो वाले पैसे। लेकिन इसमें क्या शामिल नहीं आपने करना, सैलरी में कौन सी चीज शामिल नहीं होगी। देखिए बेटा, ये 5000 आपके कहा था कि इस 1 लाख रुपए में से निकला है, मिलते आपको 95,000 है, लेकिन ये 5000 आपने कहा कि जनाब ये भी आपने टैक्सेबल इनकम को कैलकुलेट करके इनकम फ्रॉम सैलरी को आपने पर मंथ सैलरी 1 लाख रुपए का, मतलब ये ऑलरेडी इनकम फ्रॉम सैलरी में इंक्लूड है। यस सर। इसको दोबारा इंक्लूड करेंगे तो इसका डबल इफेक्ट हो जाएगा, तो डबल टैक्सेशन अलाउड नहीं होती। इस वजह से कहता है कि जी आपके पास आपको जो एक्स्ट्रा पैसे मिल रहे हैं, ये 5000 तो ऑलरेडी इसमें इंक्लूड है, क्योंकि आप जब आपने बेसिक सैलरी लिखी तो आप क्या लिखेंगे, 1 लाख रुपए पर मंथ। ठीक है, आप 95,000 में लिखोगे, उल्टा कितना लिखोगे, 1 लाख रुपए पर मंथ। इस वजह से 5000 तो ऑलरेडी इंक्लूड है। अब जो चीज आपकी सैलरी में इंक्लूड नहीं है उसको सिर्फ हमें शामिल करना है। कहता है जी आपके एम्प्लॉई के कंट्रीब्यूशन के अलावा जितने भी पैसे आपको मिलेंगे प्रोविडेंट फंड से, वो सारे के सारे सैलरी का हिस्सा होंगे। दोबारा पढ़ता हूं जी, अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम प्रोविडेंट फंड एक्सेप्ट फॉर अ कंट्रीब्यूशन मेड बाय द एम्प्लॉई in respect of which the employee was not entitled to a deduction. Got it? कि प्रोविडेंट फंड से मिलने वाले पैसे किसके अलावा, जो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन था, मतलब जो पैसे एम्प्लॉय की तरफ से दिए जा रहे थे 5000 एम्प्लॉय का पर मंथ, कहता है ये उसमें शामिल नहीं होंगे, क्योंकि आप इसके ऊपर ऑलरेडी डिडक्शन जो है वो कर चुके हैं। इस वजह से मजीद इसमें डिडक्शन लाओ नहीं होती। क्लियर? क्वेश्चन कोई आपका? दोबारा सुन ले। मैंने क्या कहा कि प्रोविडेंट फंड के अंदर कितनी चीजें आती हैं। प्रोविडेंट फंड में बेटा 3 चीजें आती हैं। एक आपके पास एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन, एक आपके पास एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, और एक आपके पास इंटरेस्ट। ये 3 चीजें आती हैं आपके प्रोविडेंट फंड के। अब जितने पैसे आपका एम्प्लॉय देता है आपकी अपनी सैलरी में से काट के, नॉर्मली उतने पैसे आपका एम्प्लॉय भी देता है, और इसके ऊपर इंटरेस्ट का कुछ भी रेट हो सकता है। लेट्स सपोज हम अज्यूम कर लेते हैं दैट इज 10%, अजम्पशन है हमारी। अब ये दोनों पैसे मिलकर इसके ऊपर 10% इंटरेस्ट लगेगा। अब आपके अकाउंट के अंदर प्रोविडेंट फंड के अंदर कितने पैसे, कौन सी अमाउंट आ रही होगी, एक 5000 पर मंथ, यस, एक 5000 पर मंथ, और इन अमाउंट का 10% इंटरेस्ट। अब कानून कहता है कि इसमें से कौन सी ऐसी अमाउंट है जो अपनी सैलरी में इंक्लूड ऑलरेडी कर चुका है एम्प्लॉय, वो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है। कि एम्प्लॉय की सैलरी थी कितनी, 1 लाख पर मंथ, लेकिन उसको एक्चुअल पैसे कितने रिसीव हो रहे हैं, 95,000, बाकी 5000 किधर है, 5000 ये है। प्रोविडेंट फंड एम्प्लॉयर ऑटोमेटिकली काट के प्रोविडेंट फंड में पैसे डिपॉजिट करवाना। अब जब वो बेसिक सैलरी लिखेगा तो वो कितने लिखेगा, जैसे हमने कल वाले एग्जांपल में लिखी थी बेसिक सैलरी 3 लाख रुपए मल्टीप्लाइड बाय 1 और 4 लाख रुपए मल्टीप्लाइड बाय 6, तो वो कैसे लिखेगा, इसी तरह से 1 लाख रुपए को लिखेगा। अब दैट्स व्हाई ये क्योंकि ऑलरेडी इंक्लूड है एम्प्लॉय की सैलरी में, तो इसको मैं मजीद इंक्लूड नहीं कर सकता। जब ये एम्प्लॉय की सैलरी में इंक्लूड है तो मैं दोबारा इंक्लूड करूंगा तो फिर तो इसके अपने ही पैसे होंगे, उन पैसों के ऊपर फिर से इसको टैक्स देना पड़ेगा। मतलब पहले भी इसमें शामिल किया हुआ, दोबारा फिर इसको शामिल कर लेगा, तो ये ज्यादती होगी इसके साथ। इस वजह से लॉ क्या कहता है कि जी हम इस प्रोविडेंट फंड से मिलने वाले जो पैसे हैं इसमें जो एम्प्लॉई कंट्रीब्यूशन है इसको कंसीडर नहीं करेंगे। इसके अलावा बाकी जितने भी पैसे मिल रहे हैं, इसके अलावा कौन कौन से पैसे मिल रहे हैं, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन और इंटरेस्ट, कहते हैं ये दोनों आपके सैलरी का हिस्सा बनते हैं। गॉट इट? आगे समझ बात है? ओके। इसके बाद देखिए बेटा, इसके बाद आपको पता है कि रिटायरमेंट के बाद आपको हर महीने पेंशन मिला है। तो कहते हैं जनाब आपके पास एनी पेंशन और एन्युटी और एनी सप्लीमेंट टू अ पेंशन और एन्युटी रिसीव्ड और रिसीवेबल फ्रॉम एम्प्लॉय। और लास्ट में कहता है जी एनी अमाउंट ऑफ गेन अर्न्ड अंडर एम्प्लॉय शेयर स्कीम। एम्प्लॉय शेयर स्कीम आपके पास क्या चीज है? देखिए बेटा, जो अच्छी कंपनीज होती है ना वो अपने पुराने एम्प्लॉयज को पक्का रखने के लिए वो ये कहती हैं कि ऐसा है कि हम अपने शेयर्स भेजना चाहती हैं, तो सबसे पहले आप एम्प्लॉयज का राइट है। बाकी मार्केट में
शेयर जो है वो तकरीबन कोई लेट्स सपोज 50 रुपये पर शेयर के हिसाब से बिक रहा है मार्केट के अंदर। आप क्योंकि हमारे एम्प्लॉई हैं इस वजह से हम आपको कहते हैं कि आप हमारे से 20 रुपये पर शेयर के हिसाब से शेयर परचेज करें। ये एक स्कीम इंट्रोड्यूस करवाते हैं, इसको हम लोग कहते हैं जी एम्प्लॉई शेयर स्कीम, कि एम्प्लॉई को हम अपने शेयर्स दे रहे हैं क्योंकि जाहिर बात है एम्प्लॉई आता है तो थोड़ा बहुत आप उसको बेनिफिट पहुंचाएंगे, तो इस वजह से आप क्या आएगा जनाब आपके लिए 20 रुपये पर शेयर। अब इसके ऊपर जितना भी आपको गेन मिल रहा है, मतलब कितने पैसे कमा रहा है एम्प्लॉय को, कितने का मिला 20 रुपये का एक शेयर। मार्केट में कितने का एक शेयर है 50 रुपये का। एम्प्लॉय को कितने पैसे कितना बेनिफिट मिल रहा है एम्प्लॉयर की तरफ से 30 रुपये का। ये 30 रुपये का बेनिफिट उसको क्यों मिल रहा है क्योंकि वो एम्प्लॉय है, एम्प्लॉयर की तरफ से मिल रहा है। और हमारे थीम के हिसाब से एम्प्लॉयर की तरफ से मिलने वाला एम्प्लॉयमेंट की वजह से जो बेनिफिट एम्प्लॉय को मिलेगा सैलरी में शामिल होगा, तो ये 30 रुपये सैलरी का हिस्सा बनेगा। ओके, इनके ऊपर बेटा बकायदा एक एक डेफिनेशन के एक एक पॉइंट के ऊपर बकायदा आपके पास अच्छा खासा कॉन्सेप्ट है, वो हमसे कॉन्सेप्ट बारी बारी इंशाल्लाह हम लोग डिस्कस करेंगे। इसकी पूरी डेफिनेशन कोई एंड वाला ये पॉइंट होगा, आप जरा अपने नोट्स निकाल लेना, नोट्स के एंड पे जाके देखिए क्या लिखा हुआ है। टैक्स ऑन सैलरी से पहले, टैक्स ऑन सैलरी से पहले देखिए वहां पे क्या लिखा होगा, वहां पे लिखा होगा एम्प्लॉय शेयर स्कीम हेडिंग में। लास्ट में जाइए, लास्ट में नोट्स के एंड में जाइए, एंड पे जाइए, एंड पे आखिरी पॉइंट ये आपके पास है ना, टैक्स ऑन सैलरी या टैक्स फ्री सैलरी, इसके ऊपर वाला पॉइंट देखिए एम्प्लॉय शेयर स्कीम मिल गया। तो ये लास्ट पॉइंट जो है ये आपके पास एम्प्लॉय शेयर स्कीम वाला है। उसके बाद एक फर्दर एक पॉइंट है, वो पॉइंट आप लोगों के साथ बाद में डिस्कस करते हैं। तो एम्प्लॉय शेयर स्कीम मतलब हमने पूरे सैलरी के अंदर हमने इस डेफिनेशन को एक्सप्लेन करना है, हर डेफिनेशन के एतबार से जनाब क्या क्या बातें कर रहा है ये हमें डिस्कस करना है। गॉट इट? तो हम अब बेटा स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन के हवाले से कौन कौन सी चीजें किस किस तरह से आएंगी। ओके, तो सबसे पहले जनाब हमारे पास पॉइंट हु इज सैलरीड पर्सन। मैं आप लोगों से पूछता हूं, कल बता चुके थे हम लोग, हु इज सैलरीड पर्सन, आप में से कोई बताएगा जी? इसकी टैक्सेबल इनकम 75% है, 75% से ज्यादा, ठीक है जी। जिसकी टैक्सेबल इनकम के 75% से ज्यादा उसकी इनकम फ्रॉम सैलरी हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे सैलरी पर्सन। देखिए नाम लिखा हुआ है यहाँ पे, अ सैलरी टैक्सपेयर मींस अ टैक्सपेयर whose salary income constitutes more than 75% of his taxable income। ओके, इसके बाद सेकंड पॉइंट है जनाब डिडक्शन नॉट अलाउड। देखिए बेटा सैलरी एक वाहिद इनकम है जहां पे आपका कोई खर्चा नहीं होता। अगर आप कहते हैं ना कि जनाब मैं सैलरी मुझे लेट मिल रही है तो इस वजह से मैंने अकाउंटेंट को कहा कि तुम मुझे अगर सैलरी पहले दे दोगे तो मैं उसमें से 5000 तुम्हें दे दूंगा, तो जल्दी सैलरी लेने के चक्कर में 5000 का खर्चा मैंने किया, तो दिस इज नॉट सैलरी एक्सपेंस, वो आपने अपनी मर्जी से की। सैलरी जनरेट करते हुए आपका किसी किस्म का कोई खर्च नहीं होता। अब आप ये ना कहना शुरू कर देना कि सर एनर्जी लगती है, टाइम लगता है, खुशियाँ लगती हैं, जो टाइम किसी और को दे सकता था वो टाइम जनाब मैंने जो है वो सैलरी नहीं करने को दिया, तो इस वजह से ये मेरा एक्सपेंस था, तो ये गलत बात है। ठीक है, हम एक्चुअल एक्सपेंस की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो वो जैसे बड़े मीम बने ना कि जो उम्र थी तेरी जुल्फों से खेलने की हमने अकाउंटिंग की किताबों में गुजारी। तो ये ना कहना कि मतलब कि जनाब जो अपना उम्र थी तुम्हारी तेरी जुल्फों से खेलने की, वो हमें सैलरी निकालने में गुजारी। तो ये मतलब इस तरह के काम एक्चुअल जो आपके पास एक्सपेंस है उसके हम लोग टैक्स वाले मानते हैं। तो कहते हैं कि आपका एक्चुअल एक्सपेंस तो भी होता नहीं है, मॉनेटरी टर्म्स में आपका कोई एक्सपेंस नहीं होता, तो लिहाजा आपकी सैलरी में से किसी किस्म का कोई एक्सपेंस नहीं होगा। और जब आपका कोई एक्सपेंस नहीं होगा तो सैलरी में से कभी कोई लॉस आ सकता है, लेकिन लॉस कब आएगा जब आपका रेवेन्यू थोड़ा हो, आपके एक्सपेंसेस ज़्यादा हो। अब सैलरी में सिर्फ आपको रेवेन्यू मिल रहा है, सैलरी में आपको किसी किस्म का कोई एक्सपेंस नहीं हो रहा, तो जब एक्सपेंस नहीं हो रहा तो लॉस पॉसिबल है। ओके, इसके बाद देखिए जनाब डेफिनेशन की तरफ आते हैं जनाब, हु इज एम्प्लॉई, हु इज एम्प्लॉयर एंड व्हाट इज एम्प्लॉयमेंट। बेटा ये भी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर भी आया आपने न्यूमेरिकल के अंदर ये पॉइंट टेस्ट किया हुआ था। आप हिसाब लगाएं किस हद तक गिर सकता है, मतलब कि न्यूमेरिकल के अंदर ये पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं इमेजिनरी, ठीक है। लेकिन जहां भी गिरे हम क्या करेंगे, हम गिरेंगे साथ। वो कहेगा ना क्या हमें कहेगा कि दिन के टाइम कहेगा बेटा देखो चांद निकला होगा, सूरज को वो चांद गए, हम क्या कहेंगे जिससे बिल्कुल चांद है, एक आप चांद और एक वो चांद,
और अगर वो रात के टाइम पे एक बेटा दिन निकला हो तो हम कहेंगे बिल्कुल सर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, दिन निकला हो वो हमारी आंखें वैसे अंधी हो गई, पहचान भी नहीं है, सूरज भी नहीं दिखता। हाँ, बंदे हो। वो कहेगा नहीं वो कहेगा सर चांद नहीं है सूरज में, आपने कहा बिल्कुल सर आप ठीक कह रहे हैं, हम अंधे हैं, वो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, चांद साहब ऊपर कहाँ कर रहे, चांद तो मेरे सामने है, आप उनसे ये कहिएगा, ठीक है। तो एग्जामिनर को आपने खुश रखना है, एग्जामिनर को खुश रखेंगे तो आपके एग्जामिनर भी आपको खुश रखेगा। अगर आप एग्जामिनर को खुश नहीं रखेंगे, एग्जामिनर को तंग करेंगे, तो एग्जामिनर भी आपको तंग करेगा। एग्जामिनर को तंग करने का मतलब क्या है कि उसने एक चीज़ आपसे सवाल पूछा है कि बेटा ये बताओ, और आप उसको आगे से डांस करके दिखा दो, डांस निकाल के दिखा दो, उसको भाग जाए यहाँ से चल साइड पे हो, तो फिर वो आपको बाद में तंग करेगा। इसका मतलब ये होता है कि आपसे उसने पेपर में क्वेश्चन पूछा और आपको क्वेश्चन नहीं आया, तो फिर वो आपको तंग करेगा, ठीक है। तो जनाब डेफिनेशन में हु इज एम्प्लॉई, एम्प्लॉई मींस एनी इंडिविजुअल जिसकी एम्प्लॉयमेंट के साथ मंगनी हो गई हो, ठीक है जी, जिसकी एम्प्लॉयमेंट के साथ क्या हो गई हो, और जिसके साथ मंगनी हो जाती है हम उसके साथ बात किया। हम इंसान हैं, हम बांधे नहीं जाते। आगे तो जो किसी एम्प्लॉयमेंट को कर रहा हो, किसी जॉब के साथ एसोसिएट हो, ठीक है, एंगेज का वर्ड हमने यहाँ पे समझ लिया। और एम्प्लॉयर कौन होता है जनाब, जो मंगनी करवाता है किसकी, एम्प्लॉय की, किसके साथ, एम्प्लॉयमेंट के साथ, ठीक है जी। तो एंगेजमेंट के बाद वैसे भी जनाब आप सच में एम्प्लॉयमेंट में आप आ जाते हैं, एंगेजमेंट के बाद सर्वेंट बन जाते हैं, पर्सनल सर्वेंट, यू नो, ये कर दो, वो कर दो, ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, इधर चले जाओ, उधर चले जाओ, उधर भी वही सैलरी देनी पड़ती वहाँ भी सैलरी मिलती है, वहाँ पे देनी पड़ती। नहीं वहाँ पे सैलरी, बिल्कुल सही कह रहे हैं, वहाँ पे आपको सैलरी देनी पड़ती है। मैं क्या किसी और ख्याल में चला गया। एनीवेज, तो एम्प्लॉयमेंट की तरफ जनाब हम लोग आते हैं जी। अब जिसके साथ मंगनी हो रही है एम्प्लॉय की, वो क्या चीज है, देखिए एम्प्लॉय के लिए छोटी सी लाइन, एम्प्लॉय के लिए छोटी सी लाइन, थोड़ी सी और जिसके साथ मंगनी हो रही है, अब देखें ना उसको एक्सप्लेन नहीं किया जा रहा, मतलब एक्सप्लेन कर ही नहीं पा रहे। तो जनाब एम्प्लॉयमेंट कहते हैं जी, एम्प्लॉयमेंट इंक्लूड्स, एम्प्लॉयमेंट में क्या कुछ शामिल है बेटा, आर डायरेक्टरशिप और एनी अदर ऑफिस इन्वॉल्व्ड इन द मैनेजमेंट ऑफ अ कंपनी। कि एम्प्लॉयमेंट का मतलब डायरेक्टर्स भी आपके एम्प्लॉय होते हैं कंपनी के, ये ना समझना कि डायरेक्टर से ओनर बन जाते हैं, ओनर्स होते हैं, लेकिन जब वो डायरेक्टर की पोजीशन संभालते हैं वो कौन बन जाते हैं, कंपनी के एम्प्लॉय बन जाते हैं। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ जी मैं यहाँ पे प्रिंसिपल हूँ, बीइंग अ प्रिंसिपल आई एम एम्प्लॉय ऑफ आईबीएम, लेकिन जब मैं बात करूंगा हु आर द ओनर्स ऑफ आईबीएम तो उसमें मेरा भी नाम आ रहा होगा, समझो बात को। इसी तरह डायरेक्टर जो है, एक आपके पास जॉब है, एक आपके पास डेजिग्नेशन है, तो वो डेजिग्नेशन आपका एम्प्लॉय का होता है। तो कहते हैं जी कोई भी डायरेक्टर है या कोई भी ऐसा ऑफिस जो कि कंपनी के अंदर जनाब बंदे को रखा हुआ है हमने, दैट इज कॉल्ड एम्प्लॉय, एम्प्लॉयमेंट। A position entitling the holder to a fixed or ascertainable remuneration, जनाब कोई भी पोजीशन जिसका आपका नाम नहीं पता, कोई भी पोजीशन, लेकिन आप उस पोजीशन के बदले में किसी बंदे को, किसी एम्प्लॉय को आप फिक्स्ड अमाउंट दे रहे हैं, या ascertainable remuneration का मतलब होता है कि आप उसको एक मंथली बेस पे फिक्स्ड अमाउंट दे रहे हैं, या आपको पता है कि इसके कितने पैसे बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने रिसोर्स हायर किया और हमने उसको कहा कि भाई ऐसा है कि तुम जितने भी तुम स्टूडेंट्स पढ़ाओगे उस स्टूडेंट्स का जो भी रेवेन्यू आएगा और उस रेवेन्यू का हम आपको जो है वो एक्सपेंसेस वगैरह माइनस करने के बाद हम आपको 50% का रेवेन्यू करेंगे। अब हमें पता है जितने भी स्टूडेंट्स आए उनका 50% कितना बनता है, असर्टेनेबल रेम्यूनरेशन, तो वो रिसोर्स हमारा क्या बन जाएगा, एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि वो एम्प्लॉयमेंट है। गॉट इट। इसके बाद फिर कहते हैं जी द होल्डिंग और एक्टिंग इन एनी पब्लिक ऑफिस, पब्लिक ऑफिस का मतलब होता है गवर्नमेंट जॉब, तो जो भी आपका गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है वो आपके पास एम्प्लॉयमेंट कर रहा है। ओके, तो जनाब ये तीन काम जो बंदा भी कर रहा होगा उसको हम क्या कहेंगे, एम्प्लॉय, और जो करवा रहा होगा उसको हम क्या कहेंगे, एम्प्लॉयमेंट। जी बेटा यहाँ तक मसलन सर ऑल क्लियर। अच्छा जी, अब जनाब हम कहते हैं कि पाकिस्तान सोर्स सैलरी और फॉरेन सोर्स सैलरी। पाकिस्तान सोर्स सैलरी या पाकिस्तान सोर्स ऑफ इनकम क्या है, ये मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूँ। क्या था जी, जो पाकिस्तान में फिजिकल काम करके हमें मिल रही है, ठीक है। तो यहाँ पे यही लिखा है
Salary shall be Pakistan source of income if salary is received from any employment exercised in Pakistan wherever paid. बेशक पेमेंट आपको पाकिस्तान में मिलती है, बेशक पेमेंट आपको दुबई में जाके मिलती है, लेकिन अगर आप जॉब पाकिस्तान में कर रहे हैं, कोई एक्टिविटी पाकिस्तान में कर रहे हैं, कोई एम्प्लॉयमेंट पाकिस्तान में कर रहे हैं, तो आपकी इनकम कौन सी होगी? पाकिस्तान से। गॉट इट? और अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो आप कहीं से भी आपको सैलरी मिल रही है, आप क्या होंगे? जॉब कहीं भी कर रहे हैं, सैलरी आपको कहाँ से मिल रही है? गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से मिल रही है, तो आपकी वो सैलरी क्या होगी? पाकिस्तान से। ठीक है जी? सैलरी पेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान वेयर एवर द एम्प्लॉयमेंट इज एक्सरसाइज्ड, जहाँ मर्जी जॉब करें, बेशक आप एम्बेसडर हैं, आपको बेशक अमेरिका के अंदर बैठे रहें, आप अमेरिका के अंदर अपनी एम्प्लॉयमेंट करें, लेकिन क्योंकि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं इस वजह से आपकी जो सैलरी होगी वो क्या होगी? पाकिस्तान से होगी। गॉट इट? अच्छा, इसके बाद फिर कहते हैं कि रिलीफ वेयर सैलरी इज रिसीव्ड इन एरिया। जनाब ये वाला जो पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट के ऊपर 6 नंबर का आएगा, आपने सवाल पूछा हुआ है। मतलब मैंने आपको बताया ना कि बहुत गिरेगा, अब बहुत गिरेगा। इस पॉइंट के ऊपर आई कैप ने रूल नहीं पूछा, मजे की बात क्या है, होता ना रूल पूछ लेता है, रूल नहीं पूछा, क्या पूछा? न्यूमेरिकल पूछा, 6 नंबर का। रूल पूछे, जैसे हमने पढ़ा था कि नॉर्मल से स्पेशल और स्पेशल से नॉर्मल मैंने के लिए क्या प्रोटोकॉल है, हमने लिख दिया कि एक एप्लीकेशन लिखे कमीशन को ठीक लगा तो आपको अलाउ कर देगा, ठीक ना लगा तो अलाउ नहीं करेगा। वो रूल हम लिख सकते हैं, ये भी रूल है कि अगर आपको सैलरी एरियर में मिल गई है, मतलब कोई पुराने सालों की सैलरी इस साल मिल गई है, अब यहाँ पे आके जनाब आई कैप ने क्या किया? आई कैप ने यहाँ पे आके न्यूमेरिकल पूछा। अब जनाब जरा इसको पढ़ते हैं, जिसका न्यूमेरिकल जो क्वेश्चन था हमारा वो हम उसको सॉल्व करते हैं। कहते हैं जी आपके पास अगर आपको कोई सैलरी, पुरानी सैलरी, पिछली सैलरी आपको मिलती है इस महीने या इस साल, मिसाल के तौर पर आपको टैक्स रेट 2021 की सैलरी आपको मिल जाती है टैक्स रेट 2023 के अंदर, दैट इज कॉल्ड सैलरी रिसीव्ड इन एरिया। कि कोई पुरानी पिछली सैलरी थी आपको इस दफा मिल गई, तो कानून कहता है जी हमने तो ये पढ़ा था कि सैलरी इज टैक्सेबल एट रिसीव्ड बेसिस, कि जिस महीने जिस साल आपको सैलरी मिलेगी उस साल टैक्सेबल होगी, जिस महीने जिस साल आपको सैलरी नहीं मिलेगी उस साल टैक्सेबल नहीं होगी। लेकिन यहाँ पे टैक्स अथॉरिटीज आपको छोटा सा रिलीफ देती है। टैक्स अथॉरिटीज ये कहती हैं कि जी अगर आपको ये लगता है ना कि ये जो सैलरी 2021 की जब आपको 2023 में मिली है तो 2021 में रेट कम थे या डिफरेंट थे, 2023 में रेट ज़्यादा हो गए या डिफरेंट है, और आपको ये लगता है अगर ये सैलरी 2021 में मिली होती तो मुझे कम पैसे देने पड़ते, अगर आपको ऐसा लगता है और आप ये रिलीफ चाहते हैं, तो आपके पास 2 ऑप्शन है। अगर आपको सैलरी मेरी मिलती है तो आपके पास 2 ऑप्शन है। क्या? ऑप्शन नंबर 1, आप चाहें तो जिस साल आपको सैलरी मिली है उसी साल उसको इंक्लूड करके टैक्सेबल इनकम में और उसके ऊपर टैक्स करें, मतलब 2023 में जो आपको सैलरी 2023 वाली प्लस 2021 वाली इकट्ठी अमाउंट निकालें, उसके ऊपर टैक्स रेट्स लगाएं 2023 के और टैक्स लायबिलिटी निकालें, आंसर निकालें। एक ये आपके पास ऑप्शन। और दूसरी ऑप्शन आपके पास जो है वो ये है कि जनाब आप ये करें कि आप कमिश्नर को एक राइटिंग में एक एप्लीकेशन लिखें और उसमें बताएं कि सर मैं दूसरी ऑप्शन एक्सरसाइज करना चाहता हूँ। वो ऑप्शन क्या है? कहते जी आप ये करेंगे कि जिस साल की सैलरी है वो उस साल में ले जाएंगे, 2021 की सैलरी को क्या करेंगे जो 2023 में मिली है उसको कितना लेके जाएंगे, 2021 में लेके जाएंगे। 2021 के पहले एडजस्टमेंट करेंगे उसकी कि जितना टैक्स बन रहा होगा, कुछ टैक्स आपने पे किया होगा तो फिर आपकी रिटर्न फाइल हुई होगी, तो जितना जनाब आपका टैक्स बन रहा होगा आप उसके हिसाब से उसको एडजस्ट करेंगे। 2021 के ऊपर 2021 का रेट्स अप्लाई करेंगे और 2023 के अंदर 2023 के रेट अप्लाई करेंगे। मतलब दूसरी ऑप्शन क्या कहती है आपको कि आप जिस साल आपको पैसे मिले हैं उस साल उसके ऊपर टैक्स ना दो, मतलब टैक्स उसी पे दो लेकिन उस साल के रेट्स के हिसाब से टैक्स ना दो, बल्कि आप 2021 यानी कि जहां से जिस साल से वो सैलरी बिलोंग करती है उस साल के हिसाब से आप जो है टैक्स दो। ठीक है, तो फिर हम आपको क्या करते हैं जी, ये रिलीफ आपके पास है। मैं कोशिश करता हूँ कि एक न्यूमेरिकल मेरे पास आईकैप का पास पेपर मौजूद है, मैं ढूंढता हूँ, मेरे जहन में आ गया, आप लोगों के पास नहीं होगा बट मैं यहाँ पे आप लोगों के सामने रखता हूँ।
अंदर ऐड होगा, जितना टैक्स मैंने पे किया होगा वो टैक्स माइनस कर दूंगा, रिमेनिंग अमाउंट जो होगा ना एडजस्टेबल अमाउंट होगी वो मैं 2023 में पे कर दूंगा। मैं आपको इसका क्वेश्चन करवाता हूँ, इससे ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा आपको। सर उसमें मुझे ये एडजस्टमेंट की नहीं समझ आ रही है कि एडजस्टमेंट की क्या जरूरत है, वैसे सिंपल नहीं बेटा वो सिंपल नहीं है, मैं आपको बताता हूँ ना, मैं अभी आपको ऑप्शन करवाता हूँ। मैं जरा एक दफ़ा क्वेश्चन ढूंढ लूँ, फिर आप लोगों के सामने मैं क्वेश्चन रखता हूँ। दोनों में बार का जी मैं बस एक दफ़ा जरा क्वेश्चन ढूंढ लूँ। जी ये क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। क्वेश्चन थोड़ा सा हैवी है क्योंकि पास पेपर का क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन के मार्क्स जो थे लगभग 6 से 8 नंबर का क्वेश्चन, एग्जैक्ट याद नहीं था, बस कम 6 से 8 नंबर का क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को एक दफ़ा पढ़ते हैं, जो मैंने रिलीफ की बात थी उसके बाद फिर इंशाल्लाह हम लोग अपना इसका सोल्यूशन बनाते हैं यहाँ पे और देखते हैं कि इसका क्या हो सकता है। एक दफ़ा इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। रिलीफ में रिलीफ देने का मकसद क्या था? रिलीफ क्या था कि जनाब अगर आपको सैलरी मिलती है एरियर में तो आप क्या कर सकते हैं, या तो जिस साल मिली है उसी साल, या फिर क्या कर सकते हैं उसको जिस साल से बिलोंग करती है उस साल आप इसको रिफ्लेक्शन पड़ रहा है बेटा। नहीं सर मुझे सर्दी लगती है। सर्दी लग रही है, क्या बुला रहे हैं, मुझे पसीना आ रहा है यहाँ पे। सर आपकी जान माशाल्लाह। मेरी जान का आपको कैसे पता? कसम से अच्छा 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 सही है भाई, आओ नजर ला देना मैंने है। सर माशाल्लाह। ओके अच्छा माशाल्लाह फिर ठीक। देखो बेटा क्वेश्चन के अंदर ऑन 31 दिसंबर 2001 2011 क्या नहीं 2021 क्या नहीं 2001 क्या नहीं, एक ही बात है। लेट्स सपोज हम इसको 2021 कहते हैं क्योंकि हम 20 में चल रहे हैं। तो देखिए बेटा ऑन 31 दिसंबर 2021 डॉक्टर जमाल पुत्र बेटा क्या हुआ, कोई इशू है? प्लीज बी फोकस्ड, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बेटा। ये अगर ना समझ आया तो 6 नंबर समझ के गए, तो 6 नंबर को हासिल करने के लिए ये कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा। ऑन 31 दिसंबर 2021 डॉक्टर जमाल रिजाइन फ्रॉम हिज एम्प्लॉयमेंट विद जनरल हॉस्पिटल लिमिटेड इन जनवरी 2022। He received following amounts in final settlement, मतलब 31 दिसंबर को जनाब उसने क्या किया, उसने रिजाइन कर दिया। तो इन जनवरी 2022 he received following amounts in final settlement, जनाब ये उसको पैसे मिले। मतलब टैक्स ईयर 2022 के अंदर भाई ने क्या किया, रिजाइन कर दिया, ठीक है 31 दिसंबर 2021 को। 6 महीने उसने काम किया टैक्स ईयर 2022 में, उसको ये पैसे मिले। कौन से? 6 लाख रुपए एज लीव इनकैशमेंट। लीव इनकैशमेंट आपको पता है सैलरी में ऐसा होता है। 85 लाख 10,000 रुपए फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, और पार्ट 3 है जनाब इसका 13 लाख रुपए एंड 17 लाख रुपए एज सैलरी एरियर्स रिलेटिंग टू टैक्स ईयर 2019 एंड टैक्स ईयर 2020 रिस्पेक्टिवली। यानी कि टैक्स ईयर 2022 में उसको जो इस साल पैसे मिल रहे हैं वो तो मिल रहे हैं, लेकिन दो अमाउंट्स ऐसी हैं 13 लाख और 17 लाख जो कि 2019 और 2020 के हिसाब से रिलेट करते हैं। ओके अच्छा अब देखिए जनाब कहते हैं डॉक्टर जमाल हैड रिसीव्ड द मंथली सैलरी ऑफ 5 लाख फ्रॉम जुलाई 21 टू दिसंबर 21। हिज टैक्सेबल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग 4 टैक्स ईयर्स, यानी कि पिछले 4 सालों में उसने बता दिया कि जी ये इसकी जो है 28 लाख रुपए, 32 लाख रुपए, 38 लाख रुपए, 48 लाख रुपए, 359 इसकी सैलरी है, टैक्स पेड है 404, 500, 300, 630, ये जनाब उसकी टैक्स लायबिलिटी। और रिक्वायरमेंट देखिए कहता है जी एज आर टैक्स कंसल्टेंट, भाई साहब आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट मांग रहा है, यस तो जब वो मांग रहा है तो हमें भी मांगना चाहिए। As a tax consultant, advise Dr. Jamal about the amount of income tax payable by him for the tax year 2022 under the Income Tax Ordinance 2001. Right? यस ये बेटा तस्वीर क्लियर नहीं है? सर एक और नहीं मैं वैसे पूछूं, मैं आपको ये सेंड कर दूंगा, मैं आपको ये सेंड कर दूंगा।
ठीक है, अगर क्लियर नहीं है तो मुझे बताओ, इसको हम मजीद थोड़ा सा कर सकते हैं। नहीं सर, सर मेरे साथ सॉल्व करना चाहिए। ठीक, हम अभी सॉल्व करते हैं इसको साथ साथ। तो बेटा यहाँ पे उसने कहा जी एज टैक्स कंसल्टेंट एडवाइस करें मिस्टर जमाल को कि वो कितना उनका टैक्स बनता है जो उन्होंने टैक्स पे करना है। देखिए बेटा, जब वो आपसे बीइंग कंसल्टेंट आपसे आप उसको जब एडवाइस करेंगे तो आपने उसको सारी ऑप्शन उसके सामने ओपन रखनी है कि जनाब आपके पास कौन कौन से ऑप्शन हैं। ठीक है जी, अब इन दोनों ऑप्शन की तरफ हम लोग जरा मूव करते हैं। ओके, इसको जरा कैमरे को जरा देखो, थोड़ा सा इस तरफ जरा आ जाओ। यहाँ तक आ रहा है सारा? बस ठीक है फिर। अब बेटा आपके पास दो ऑप्शंस हैं। अब सबसे पहले हम देखना पड़ेगा कि 2022 के हिसाब से कौन कौन सी इनकम उसको मिल रही है, उसके बाद फिर हम देखेंगे कि कितने कितने पैसे कहाँ से रेट करते हैं। अब बेटा उसके पास दो ऑप्शन है, तो सबसे पहले हम लोग ऑप्शन 1 को देखते हैं। ऑप्शन 1 कहते हैं कि जिस साल पैसे मिले हैं, लेट्स सपोज जनाब इसका ये सॉल्यूशन मैं सिर्फ आप लोगों को फॉर्मेट नहीं बना रहा, मैं जस्ट आप लोगों के साथ सॉल्यूशन करवा रहा हूं। एकदम सारा सैलरी का क्वेश्चन मतलब समझाने के बाद आप लोगों के साथ में इसका फॉर्मेट में डिस्कस करूंगा। कहता जी इनकम फ्रॉम सैलरी क्या है जी? एक तो आपके पास है बेसिक सैलरी, कितने पैसे मिल रहे हैं बेटा? उसने कहा जी सैलरी कितनी है? 5 लाख रुपए जुलाई से लेकर दिसंबर पर मंथ, तो 6 महीने की सैलरी कितनी होगी? 30 लाख। 30 लाख। फिर उसने कहा जनाब लीविंग कैश फंड उसको भाई साहब को कितना मिला जी? ये भी सैलरी का हिस्सा होता है ना? प्रोविडेंट फंड आज मैंने भी आप लोगों को बताया था कि प्रोविडेंट फंड से मिलने वाले पैसे, उसने कहा जनाब उसको पैसे मिले थे बिल्कुल 85,10,000 रुपये। अब कहते हैं जी दो पैसे हैं उसके पास 13 लाख और 17 लाख, जो कि 2019 और 20 के साथ रेट करते हैं, लेकिन मिले कब है? 2022 में। तो ऑप्शन 1 आपको क्या कहती है कि जिस साल मिले उसी साल इसको लिख लो। तो जनाब यहाँ पे कहते हैं जी सैलरी इन एरियर कितने जी? 13 लाख रुपए जमा 17 लाख रुपए, कितने हो गए? 30 लाख की। तो टोटल बेटा कितने पैसे हो गए? 30 और 30 60 60 और 80 41 41 और 11 41 और 11 41 151 जी। जरा कैलकुलेट कर लीजिए, हिसाब थोड़ा सा जरा कमजोर है मेरा। 15,10,000 कितने बन रहे? तीस लाख, 6 लाख, 85 लाख, 10,000, 30 लाख। 15 लाख नहीं, एक तुम्हारे कहते कीमत हुई 1 करोड़, 1 करोड़ 51 लाख। $15.1 मिलियन, 1 करोड़ 51 लाख 10,000। ओके, अच्छा अब ये पैसे जनाब मेरे पास आ गए, दिस इज हिज टैक्सेबल इनकम। अच्छा जहां पे मैं एसटीआर वगैरह आएगा ना वहां पे आपको मेंशन करूंगा। अभी जहां पे मैंने कुछ नहीं मेंशन नहीं किया, इसका मतलब ये सारा कुछ क्या है? एनटीआर है। ठीक है, और एनटीआर के सारी अमाउंट आपके पास एनटीआर है। अब एनटीआर के ऊपर आपने निकालनी है टैक्स लायबिलिटी, और टैक्स लायबिलिटी बेटा कैसे निकालेंगे आप? अब इसके ऊपर स्लैब देना है, एक स्लैब मैंने आप लोगों को बताया है। स्लैब जरा देखिए, क्योंकि सारी की सारी अमाउंट है ही सैलरी से, तो स्लैब आपको क्या कहते हैं जी? स्लैब आपके सामने गिवन है, कहते हैं जी 60 लाख रुपए से ज्यादा जितने भी पैसे होंगे उसके ऊपर 10,95,000 जिसमें 35% 60 लाख से जितने भी ज्यादा अमाउंट। तो टैक्स ऑन 60 लाख कितने पैसे बेटा? 10 लाख 95,000। और उसके बाद कहते हैं जी टैक्स ऑन, इसमें से माइनस करवा दें 60 लाख को, 15.11 मिलियन से 6 मिलियन को माइनस करवा दें 9110,000, ऐसे ही है जी।
4 जीरो ही है ना, 91,10,000 बचेगा ना। इसके ऊपर कितना टैक्स आ जी एट द रेट ऑफ 35%। जी बेटा 35% है इसका 31885 ऐड कर लें दोनों को 3188500 प्लस 1095000 42835। ये वो टैक्स है जो उस भाई साहब ने कहा था कि आपने उन्होंने पे करना है ऑप्शन 1 के एतबार से, ठीक है जी। अच्छा ऑप्शन 2 के एतबार से क्या होगा देख लेते हैं ऑप्शन 2 के एतबार से क्या होगा। ये आपने नोट कर लिया, ऑप्शन 1 को जरा नोट करें, फिर ऑप्शन 2 की तरफ आते हैं। अहमद वीडियो पॉज कर दो इधर। तो बेटा ये आपके पास ऑप्शन 1 थी। अब सेकंड ऑप्शन क्योंकि मेरे पास जगह जरा थोड़ी है तो इस वजह से मेरी मजबूरी है इसको हटाना, इसको मैं हटा रहा हूँ। सेकंड ऑप्शन में आपको कहता है कि जिस साल की अमाउंट है उसी साल के हिसाब से उसके ऊपर टैक्स लगना चाहिए। अब पैसे आपको मिले 2022 में, लेकिन पैसे रिलेट कर रहे थे कहाँ से 13 लाख और 17 लाख 2020 और 21 में। इस तरह से हम उसके हिसाब से इसको एडजस्ट करेंगे। मतलब पहले निकालेंगे इस साल की जो अमाउंट है उसके ऊपर टैक्स निकालेंगे इस साल का जो टैक्स बनता है। तो पहले जरा ये हम अमाउंट निकाल लेते हैं कि जनाब टैक्सेबल अमाउंट, टैक्सेबल इनकम कितनी है बेटा ना बेटा इन तीनों को ऐड करना है बस। 30 लाख जमा 6 लाख 36 लाख, 36 लाख जमा 85 लाख 10 लाख जी। 8 जमा 3 11 ना, तो 12 10 आएगा ना 1 करोड़ 1211 जीरो टेट्रा जीरो 4 जीरो। मैंने सीखा आप सीखेंगे पहले लड़ लो वो मैं कहना है यार असला असला पहले आते हैं एक दूसरे को पैर मारो। टैक्स लायबिलिटी यहाँ पे बेटा अब आपके पास क्योंकि एक इनकम कौन सी मिल रही है आपको इस साल की और कुछ इनकम आपको मिल रही है पिछले साल की। तो अब यहाँ पे मैं मेंशन करना पड़ेगा कि ये टैक्स लायबिलिटी कौन से साल की है। तो पहले मैंने कहा था टैक्स लायबिलिटी में टैक्स कोड 2022 2022 के साथ कितना टैक्स बनेगा स्लैब के तरफ दोबारा हम मूव करते हैं जी। स्लैब में क्या करते थे जी अगेन वही बात है 60 लाख रुपए के ऊपर और उसके बाद 60 लाख से अमाउंट जितनी ज्यादा है तो यहाँ पे हम लोग पे करते हैं जी टैक्स ऑन 60 लाख 10 लाख 95,000। उसके बाद जी टैक्स ऑन 60 लाख से अमाउंट कितनी ज्यादा बेटा आई थिंक 61 लाख 10,000। इसका 35% है। टू वन थ्री एट 5 डबल जीरो आएगा सर इन्हीं में पैसे नहीं तो पैसे टैक्स दो ही जाना दोनों को ऐड करेंगे। अच्छा ये वो पैसे हैं जो उसमें पे करने हैं टैक्स फॉर 2000। अच्छा अब कहता है जी इसको क्या इसके अलावा भी कोई पैसे मिले तो हमने कहा जी 2022 में उसको सैलरी मिली है इन एरिया में, लेकिन हम ऑप्शन 2 की तरफ जा रहे हैं जिसका मतलब क्या है कि हम क्या करेंगे हम उसके हिसाब से टैक्स निकालेंगे जितना मतलब उसके एडजस्टमेंट के हिसाब से। अच्छा अब इसमें बेटा देखिएगा हम लोग क्या करते हैं। अब यहाँ पे उसने कुछ नहीं बताया कि पुराने टैक्स से कितने थे टैक्स का रेट क्या था, सिर्फ उसने कहा जितनी अमाउंट थी और ये उसकी लायबिलिटी थी।
अब यहाँ पे हम एज्यूम ये कर रहे हैं कि हम जो हमारे करंट टैक्स स्लैब्स हैं यही हम लोग अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए इसके हम लोगों ने एक तो ये टैक्स आ गया 2022 के लिए। अब यहाँ पे हमें लिखना जी टैक्स फॉर 2019 और टैक्स फॉर 2020, ये भी हमने यहाँ पे करके फिर हमारे पास आएगा टोटल टैक्स पेड। ओके, हमें पहले 2019 का टैक्स निकालना है। यहाँ से कैसे निकालेंगे, देखिए बेटा टैक्स 2019 में इसकी टैक्सेबल इनकम कितनी थी, 32 लाख। 32 लाख, उसकी इनकम कितनी थी बेटा, 32 लाख रुपया। अब 32 लाख रुपए उसकी इनकम थी, इसका मतलब क्या हुआ कि इस 32 लाख रुपए में उसको वो जो पैसे थे 13 लाख रुपए इसको नहीं मिले होंगे, तो उसको टैक्स भी इसके ऊपर लगा होगा। अब 32 लाख रुपए में हम क्या करेंगे जी, 13 लाख रुपए ऐड कर देंगे। देखिएगा वर्किंग यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, वर्किंग 1 टैक्स फॉर 2019, यहाँ पे लिखेंगे जी गिवन टैक्सेबल इनकम कितनी है बेटा, गिवन टैक्सेबल 32 लाख रुपए। और इसमें हम लोग ऐड कर देंगे रिसीव्ड इन 2022 कितने पैसे, 13 लाख रुपए, क्योंकि इससे रिलेट करें तो टोटल उनकी टैक्स लायबिलिटी अगर ये मिलते पैसे उसको 2019 में, तो उसको टोटल कितने पैसे मिलते हैं, ऐड कर दीजिए 45 लाख। इसके ऊपर उसका टैक्स कितना बनता, हमारे स्लैब्स के हिसाब से 45 लाख के ऊपर 36 लाख से 60 लाख के दरमियान कितना जी, 4, 35 और 27 के 5। तो हम यहाँ पे कहते हैं जी टैक्स ऑन 36 लाख, 4 लाख 35 हजार, और टैक्स ऑन 45 से कितना ज्यादा है 36, 9 लाख रुपए। 9 लाख रुपए एट द रेट ऑफ 27.5%। जी बेटा ये पॉइंट समझ आ रहा है सबको, जी ये समझ आ रहा है, कहाँ से समझ नहीं आ रहा बताइए, बताइए कहाँ से समझ नहीं आ रहा। ओके जी बेटा, बाकी सब तो आप लोगों को समझ आ रहा है, हाँ जी भाई। ओके, कितने पैसे आए बेटा इसमें, सॉरी 2,47,500 ऐड कर दीजिए 6,82,500, ये उसका टैक्स बनता। अगर ये 13 लाख रुपए उसको मिलते 2019 के अंदर, तो ये उसका टैक्स बनता। और 2019 में वो कितना टैक्स पे कर चुका है, देखिए जी क्या कह रहे हैं, टोटल टैक्स पेड 2019 में 4,04,500 पे कर चुके। तो 4 लाख इसमें से हम लेस कर देंगे, टैक्स पेड 4,04,500 जी बेटा। बाकी 2,78,000 ऐसा ही है जी। ये टैक्स उसका बनेगा जो उसने 2022 में पे करना है। यही काम हम लोग करेंगे 2020 के लिए। कैसे करेंगे, लिखेंगे नाम हमारे पास वर्किंग 2 टैक्स फॉर 2020, गिवन कितना है जनाब, गिवन इनकम कितनी बेटा 2020 में 38 लाख, और हमें पैसे मिलते कितने जी, रिसीव्ड इन 2022 जी कितना 17 लाख रुपए। कितने पैसे बन गए टोटल, सॉरी 55 लाख रुपए। 55 लाख रुपए के ऊपर टैक्स लायबिलिटी अब हमने निकालनी है। तो टैक्स ऑन 36 लाख 4,35,000 आ रहा था, और टैक्स ऑन 55 में से 36 माइनस कर देंगे 19 लाख एट द रेट ऑफ 27.5 जी बेटा। 19 लाख का 27.5%।
5,22,500। 5,22,500। तो टोटल कितना आ गया बेटा? Next 57,500। ठीक है जी। इसमें से टैक्स उसने कितना पे किया था 2020 के अंदर? 3 लाख रुपया। बाकी कितना रह गया साहब? 6,57,500। ये उसका टैक्स उसने पे करना है कहाँ पे? 2022 के अंदर। दिस इज वर्किंग पे। अब 2022 का इतना टैक्स, 2019 का एडजस्टेड इतना टैक्स और 2020 का एडजस्टेड इतना टैक्स, ये तीनों से कब पे करने 2022 में, आज की डेट में, क्योंकि टाइम मशीन तो है नहीं कि वो पीछे चला जाए। तो इसमें जनाब कितने अमाउंट बची आपके टोटल टैक्स पेबल में? 4169 41,69,000। और ऑप्शन 1 में कितने थी? ऑप्शन 1 में देखिए कितने थी? 42,83,500। 42,83,500। यहाँ पे कितने हैं? 41,69,000। कौन से ऑप्शन को चूज करेंगे? सेकंड ऑप्शन को चूज करेंगे। और इस ऑप्शन को चूज करने के लिए आपको राइटिंग में यानी कि रिटर्न फाइल करने से पहले कमिश्नर को राइटिंग में बताना पड़ेगा कि सर मैं फलां ऑप्शन चूज कर रहा हूँ। कौन से ऑप्शन? कि जिसमें मैं ये नहीं बताना कि ऑप्शन 1 ऑप्शन 2 कि जिसके में मैं जो है वो जिस साल से अमाउंट रेलेवेंट कर रही है, रिलेट कर रही है, उस साल में टैक्सेबल इनकम मैं कर रहा हूँ। गॉट इट? ये क्लियर हुआ बेटा? ऑप्शन 2। किसी पे कोई पॉइंट हो मेरे से भी पूछ सकता है। ऑल क्लियर? चलें जी, एक दफा क्लास को पढ़ते हैं कि ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 क्या कह रहे थे, फिर उसके बाद हम इसको वाइंड अप करते हैं। कहते जी इन केस ऑफ रिसीट ऑफ अमाउंट अंडर सैलरी व्हिच इज पेड इन एरियर्स एंड इज एक्सपेक्टेड टू बी चार्ज्ड एट रेट हायर देन द रेट व्हिच वुड हैव बीन चार्ज्ड इफ द अमाउंट वाज रिसीव्ड इन इट्स रेलेवेंट टैक्स ईयर, the employee may by a notice to commissioner elect for tax rate applicable in the tax year in which such salary was earned. Okay? नोटिस दे के कह सकते कमिश्नर को कि सर जिस साल की वो सैलरी है उस साल के टैक्स के हिसाब से मैं टैक्स पे करूंगा। The above option shall be exercised by the due date for furnishing the employee's return of income for the tax year in which the amount was received or such later date as may be extended by the commissioner। और ये अमाउंट ये नोटिफिकेशन उसने कब जारी करना है? कमिश्नर को अपनी रिटर्न फाइल करने से पहले करें। ओके? वेरी गुड। आज हमने सिर्फ यह पढ़ा। हाँ बोला बस सिर्फ ये जी बेटा क्लियर? चलिए जी इंशाल्लाह फिर आप लोगों को बोला था। आप जरा 5 मिनट तक हम इसको स्टार्ट करें, ठीक है? 5 मिनट का मतलब है क्या लॉ स्टार्ट नहीं कर दो, कर दो 5 मिनट बाद।